हेलो बच्चों। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी के बारे में और सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जो अगले का टॉपिक है आपका जो सेल की स्ट्रक्चर है बेसिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा मकसद बस इतना है कि अगर आप खुद से जो आपकी एनसीईआरटी है 9th क्लास की, अगर वो आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ों को। यहाँ हम क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में फुल हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था उसका थोड़ा ओवरव्यू आपको बता देंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल की डेफिनेशन हमने जब पढ़ी थी तो हमने कहा था सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा था हमने सेल के लिए। और उसके बाद हमने सेल की डिस्कवरी के लिए कहा था। देखिए, सेल की डिस्कवरी की बात की जाए तो सेल सबसे पहले नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? लिविनहुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कहाँ पर डिस्कवर किया था? प्लांट सेल जो डेड होती है, कॉर्क सेल, उसको डिस्कवर किया था। और लिविनहुक ने आपकी लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कहाँ किया था? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। उसके बाद हमने सेल थ्योरी की बात की थी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, स्लाइडेन और स्वान। और उनके जो स्टेटमेंट दिए थे वो आपको याद कर लेना है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, अगर आपके सिलेबस की बात की जाए बेटा, तो आपके सिलेबस में जो डिटेल दे रखी है वो सिर्फ दो सेल के बारे में दे रखी है। देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या चीज प्लांट सेल में होती है, क्या चीज एनिमल सेल में होती है, क्या चीजें दोनों में होती हैं, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको एक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में दिखाते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ कैसी भी बना लीजिए, आपको समझाने के लिए है। ये मान लीजिए आपकी कोई सेल है, ठीक है। ये जो सेल है इसके सबसे बाहर, ये सबसे बाहर हो गया आपका। ये जो डार्क कलर में बन रही है मोटी मोटी, देखिए बेटा, ये आपकी सेल है, ठीक है। इसके जो बाहर वाली लेयर है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेल वाल। सेल वाल, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर और होगी, ये सिंगल लेयर आपको दिख रही है ये। इसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है ये सब कुछ ये हो गया आपका न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर ये आपको हो गया साइटोप्लाज्म। ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस। देखिए, तो आपकी ये हमने बहुत ही आसान भाषा में एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है सेल की। देखिए, सेल होती है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। और सेल वाल के अंदर क्या होती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये आपके बीच में सेंट्रल में एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस होता है। और ये आपको दिख रहा है इसमें ये साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम इसे। देखिए, साइटोप्लाज्म हुआ आपका, तो उसके अंदर आपके जितने भी सेल ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, राइबोसोम हुए, सेंट्रियोल हुआ, ये सब आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं एनिमल और प्लांट सेल की। देखिए, एनिमल सेल होगी तो ये जो आपको ये सेल वाल वाली लेयर दिख रही है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती। क्या एब्सेंट होती है सेल वाल? एनिमल सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी। और ये केवल पाई जाएगी प्लांट सेल में। ऐसे नहीं केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी, ये आपकी जो फंजी हुआ उसमें भी पाई जाएगी, कुछ प्रोटिस्टा में भी पाई जाएगी,
और जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं मोस्टली इन सब में पाई जाएगी। सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाएगी? देखिए एनिमल सेल हुई आपकी, एनिमल सेल में ये सेल वॉल अब्सेंट होगी। प्लांट सेल हुई, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। देखिए प्लांट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सेल वॉल की प्रेजेंस ही है। और आपकी ये फंजी हुई, इसमें भी आपके पाई जाएगी सेल वॉल। और प्रोकैरियोट हुए उनमें मोस्टली, देखिए एक स्टेटमेंट है जो आपकी 11th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें दिया है ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है जिससे वो अपनी शेप बदल सकता है, इसलिए उसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोट में सब में पाई जाएगी, सिर्फ माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी, फंजी में पाई जाएगी, प्रोटिस्ट में पाई जाएगी। इनके अंदर एक्सेप्शन होंगे वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल बात करेंगे तो एनिमल सेल में किसी में भी नहीं पाई जाएगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी। ये आप कहने का मतलब है। तो आपको एनिमल और प्लांट सेल के बारे में यहाँ से पता पड़ गया होगा कि सेल वॉल किस किस में पाई जाती है। अभी रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो कोई सा भी जीव हुआ, एनिमल सेल हुई, प्लांट सेल हुई, फंजी हुई, किसी भी टाइप की सेल हुई, हर किसी यूकैरियोटिक हुई, प्रोकैरियोटिक हुई, हर किसी में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये समझेंगे साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका डीएनए होता है। डीएनए का नाम आपने सुना होगा, उसमें आपकी एनसीईआरटी लिखती है डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए की फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए क्या डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल के बारे में इतनी डिटेल आपको पता होना चाहिए। अभी हम इन्हें एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, इनके केमिकल नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसका रोल क्या होता है सेल वॉल का ये भी डिस्कस करेंगे। ऐसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो केमिकल नेचर होता है उसको भी अगले डिस्कस करेंगे। और आपका ये न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए होता है, इसके बारे में हल्की जानकारी आपको बताएंगे। ये आपका सेल का ओवरव्यू रहा, ठीक है। और उसके बाद आपके एनसीईआरटी में लिखता है प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया था, प्रोटोप्लास्ट क्या है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। देखिए तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा, तो हमने इसमें अभी तक पढ़ा है कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी और कहाँ नहीं होगी। देखिए अगर बात करें हम सेल वॉल, जैसे आउटर मोस्ट कवरिंग कहेंगे अगर प्लांट सेल की तो वहाँ पर आपकी सेल वॉल हो जाएगी। अगर आउटर मोस्ट कवरिंग कहेंगे अब एनिमल सेल की तो वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में प्रोटोप्लाज्म शब्द लिखा है, वो उसके साइंटिस्ट का भी नाम लिखा है, ठीक है, पुरकिंजी लिखा है, ऐसे ही कुछ करके लिखा है। तो देखिए वो होता क्या है, आखिर प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, जितने भी जो आपके साइटोप्लाज्म हुआ, प्रोटोप्लास्ट हुआ, इनके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अगले चलकर किसी भी क्लास में कोई दिक्कत परेशानी की बात ना हो। देखिए ये आपकी मान लीजिए सेल है, क्या है बेटा, सेल है। अगर सेल की ये सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, हमने बताया था आपको सेल वॉल कहते हैं। अगर किसी सेल से सेल वॉल को निकाल दोगे, किसी सेल से सेल वॉल को माइनस कर दोगे, यानी कि ये बाहर वाली लेयर है इसे हटा दोगे, तो आपका क्या बच जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। क्या बच जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। क्या बच गया, प्रोटोप्लास्ट। देखिए अब बात करें प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होगा। देखिए सेल मेम्ब्रेन होगी, सीएम लिख रहे हैं जिसे शॉर्टकट में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होगी, आपका साइटोप्लाज्म भी होगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा तो उस न्यूक्लियस होगा और ये साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, तो ये सब प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या एब्सेंट होगा आपका, जो आपका क्या सेल वॉल, सेल वॉल होगी या नहीं होगी प्रोटोप्लास्ट के अंदर, सेल वॉल क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ ले प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, पूरी सेल में से अगर सेल वॉल को हम निकाल दें तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट के अंदर कोई बेटा अगर पूछ ले कि सेल मेम्ब्रेन होगी तो होगी, कोई पूछ ले साइटोप्लाज्म होगा, होगा, कोई पूछ ले न्यूक्लियस होगा, होगा, और कोई पूछ ले सेल ऑर्गन होंगे तो होंगे। क्या सेल वॉल होगी, सेल वॉल नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए।
प्रोटोप्लास्ट आपका अब यहां से क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपने सेल वॉल भी हटा दी, सेल वॉल हटा दी, अब हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दो। प्रोटोप्लास्ट बना, यानी सेल वॉल भी हटा दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दो, तो जो आपका स्ट्रक्चर बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब बताओ प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गन। देखिए सबसे पहले हमने क्या प्रोटोप्लास्ट आपको बताया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? किसी सेल से आउटर मोस्ट लेयर यानी कि सेल वॉल को निकालने पर जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की। देखिए प्रोटोप्लाज्म के अंदर बताइए, क्या प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल होगी? नहीं होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी। साइटोप्लाज्म होगा? होगा। न्यूक्लियस होगा? होगा। सेल ऑर्गन होंगे? होंगे। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका? सेल वॉल को भी निकाल दो और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे भी निकाल दो। जो स्ट्रक्चर आपकी पूरी बची, इन आउटर मोस्ट दोनों कवरिंग है ये, इन्हें बाहर कर दो तो आपकी जो लेयर बची उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सेल ऑर्गन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया होगा? होगा। न्यूक्लियस होगा? होगा। डीएनए होगा? होगा। तो ये सब चीजें होंगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बातें आपको इंटर क्लास बीएससी एमएससी जो भी करोगे ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हर जगह आपका इसमें यूज होगा। अब अगले बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म का जिक्र भी एनसीईआरटी में बखूबी किया है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। देखिए सेल वॉल भी निकाल दो आप, ठीक है? सेल वॉल निकाल दो, मिटा ही देते हैं। सेल वॉल मिटा दिया आपने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिटा दो। दो चीजें मिटा चुके हैं हम। ये अभी क्या है आपकी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है बेटा आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या बताया हमने? साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, ठीक है? अगर हम इसे, अब ये न्यूक्लियस है, इसे भी घटा दें। अब हम ये न्यूक्लियस है, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका न्यूक्लियस बचा था, देखिए आपने सेल वॉल हटा दी तो प्रोटोप्लास्ट बना, सेल मेम्ब्रेन हटा दी तो प्रोटोप्लाज्म बना, अब न्यूक्लियस भी हटा रहे हैं तो बेटा साइटोप्लाज्म बन गया। तो साइटोप्लाज्म की बात करेंगे हम तो क्या होगा इसमें? बताना है आपको। सेल वॉल बताओ होगी नहीं होगी? सेल मेम्ब्रेन बताना है आपको, और आपको सेल ऑर्गन बताने हैं, और आपको क्या बताना है? न्यूक्लियस। आपको डीएनए भी बताना है। सेल वॉल होगी? नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी। सेल ऑर्गन होंगे? होंगे। न्यूक्लियस नहीं होगा। डीएनए नहीं होगा। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए डीएनए भी नहीं होगा। तो यहाँ तक आप, आई होप आपको पसंद आया होगा कि देखिए प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, तीनों में अंतर क्या होता है। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और ये आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट करता है एनसीईआरटी की हर लाइन। अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल और सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम एक एक करके। जैसे सेल वॉल को, देखिए सेल वॉल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले आपको बताया एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो वहाँ से एनिमल सेल में आपको सेल वॉल को नहीं पढ़ना है। अब रही बात आपकी प्लांट सेल की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल बनती किससे है। तो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन सेलुलोज से होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीमर है। तो सेलुलोज आपको नाम ध्यान रखना है किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। अगर बात की जाए और जो आपके बच्चे फंजी बच्चा आपका
और अमीबा बच्चा, इनमें किससे मिलकर आपके सिलेबस में कोई डिटेल इनकी नहीं दे रखी है। फिर भी अगर आप बात करो फंजी के बारे में, तो फंजी की सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। फंजी काइटिन की बनी होती है। तो सेल वाल किसकी बनी होती है? प्लांट सेल में सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की। अगर उसमें की बात करें फंजी में, तो फंजी में किसकी बनी होती है? काइनेटिन की। और जैसे बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, म्यूरामिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सब कुछ बनी होती है, जो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, तो आपको उससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है जहाँ पर भी सेल वाल है, लेकिन स्ट्रक्चर उसके जो फंक्शन होंगे लगभग सेम ही होंगे हर किसी सेल वाल के। देखिए फंक्शन की बात करें सेल वाल की, तो क्या होगा? गिव शेप। ये सेल वाल है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट, आप किसी घर को देखिए उसके आउटर मोस्ट में जो आप बनाते हैं, कोई बाल को बनाते हैं, दीवार को बनाते हैं, तो वो उसे शेप देता है। उसी प्रकार सेल के अंदर भी जो सेल वाल होती है वो शेप देती है। रिजिडिटी का मतलब ये समझो जैसे कड़कता, मतलब जैसे रिजिडिटी देती है। जैसे किसी को जैसे सेल है, अगर आप उसमें मारोगे तो वो जल्दी टूटेगी नहीं, तो उसका प्रोटेक्शन भी कर रही है, उसे रिजिडिटी दे रही है। और जो आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेल को डिफरेंट मीडियम में रखते हैं तो कैसे बिहेव करती है। मान लीजिए, ये बताइए अगर किसी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो वो सेल क्या होगा? फट जाएगी। तो उसे वो फटने से भी रोकता है, तो प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग। तो ये भी आपका रोल हो जाएगा, यहाँ से शेप देती है, रिजिडिटी देती है और बस्टिंग से रोकती है सेल को। सही है। आल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये कैसा होता है? देखिए सेल वाल होती हैं आपकी दो तरह की। मान लीजिए ये आपकी एक सेल वाल है, ठीक है, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो एक सेल वाल होती है आपकी प्राइमरी सेल वाल, एक होती है आपकी सेकेंडरी सेल वाल। तो ये बाहर की तरफ है आपकी, ये प्राइमरी सेल वाल हो गई, ठीक है। अब जो ये सेल वाल है ये क्या कर सकती है? अगले ग्रोथ कर सकती है, फर्दर ग्रोथ कर सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन जो इसके अंदर सेल वाल का डिपोजिशन होगा वो सेल वाल होगी आपकी सेकेंडरी। सेल वाल कहाँ बनेगी? इसकी पोजीशन है प्राइमरी के बीच में, और कहाँ? बिटवीन प्राइमरी एंड जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी सेल वाल होगी, यहाँ सेकेंडरी सेल वाल हो गई। तो ये प्राइमरी सेल वाल है, ये इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शन, ठीक है। तो ये दूसरी सेल की सेल वाल हुई, प्राइमरी सेल वाल हुई, तो इनके बीच एक कनेक्शन होता है। तो ये क्या कर रही है? इंटरेक्शन कर रही है, सेल टू सेल क्या कर रही है बेटा? इंटरेक्शन कर रही है। तो ये 4-5 रोल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। क्या? शेप देती है किसी को, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग। ये हम आपको डिफरेंट सोल्यूशन में सेल को रखते हैं तो कैसा बिहेव करती है ये भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। और आल्सो हम सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये आपकी मैंने बताया ये प्लाज्मोडेजमेटल कनेक्शन होते हैं, इनके जरूर सेल टू सेल क्या होता है? आपका इंटरेक्शन होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सेल वाल के बारे में आपके बारे में सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस इतना ही दिया है। इसका केमिकल नेचर आपको पता होना चाहिए, क्या है सेलुलोज, और ये 4-5 रोल हैं, आपको ये ध्यान रखिए। अब तक हमने क्या पढ़ा है? सेल वाल के बारे में पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं हम आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप? 2 चीज़ें पढ़नी है आपको। नंबर 1 स्ट्रक्चर पढ़नी है, उसमें जो केमिकल का कंपोजिशन है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल और उसका अरेंजमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो केमिकल क्या क्या हो सकता है? देखिए जनरली लिखा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सही है। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। लिपिड में आपका लेसिथिन लिपिड होता है जिसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो ये आपको केमिकल नेचर इसका पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब हुआ? जैसे एक तो ये लिपिड का मॉलिक्यूल हो गया आपका, ये क्या है? लिपिड का मॉलिक्यूल। ऐसे ही एक दूसरे लिपिड का मॉलिक्यूल हुआ, तो ये आपका क्या होगा? बाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हो गए लिपिड के, तो इसलिए इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर।
देखिए उसका जो हेड होता है इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया बेटा, आपका पोलर हो गया। और जो नीचे की जो आपकी टेल होती है इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, लेकिन इतना आपको पता जरूर होना चाहिए। तो इसका हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, इसे पोलर कहते हैं। हाइड्रोफोबिक इसकी टेल होती है, इसे नॉन पोलर कहते हैं। ये आउटर एनवायरनमेंट में, देखिए हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लवर। और जो हाइड्रोफोबिक हुआ वाटर को रिपल करने वाला, यानी कि वाटर को ये पसंद नहीं करता, ये वाटर को पसंद करता है। तो ये जो आउटर एनवायरनमेंट में, जैसे ये सेल है, मान लीजिए आपकी कोई सेल है ये, तो सेल के जो बाहर वाली ये ऊपर होगी, ऊपर भी आपकी ये जो हेड होगा वो रहेगा, और यहाँ नीचे भी आपका हेड रहेगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म हुआ, जैसे आपकी ये सेल है, ये आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये आपका इनर एनवायरनमेंट हुआ आपका, ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है। ये आपकी सेल है, ये बीच की प्लाज्मा, ये आउटर एनवायरनमेंट हुआ, सही है। तो यहाँ पर भी आपका पानी होगा, तो यहाँ ये हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, सही है। हेड है आपका, ये हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, ऐसे देखिए ये हाइड्रोफिलिक होना चाहिए ऐसे। ये आपका इधर इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इधर आउटर एनवायरनमेंट है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। और इसका नेचर कैसे होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर। देखिए कई आपके मॉडल दिए हैं, इन जो आप अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे 10th क्लास के बाद, तो वहाँ पर मॉडल दिए हैं आपके सिंगर निकोलस मॉडल। तो वो मॉडल आपके यहाँ नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उस मॉडल में एक बात लिखी है, क्या कैसे नेचर उसका होता है इसका, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का नेचर होता है इनका। सॉलिड भी नहीं होता है, लिक्विड भी नहीं होता है, इन दोनों के बीच का नेचर होता है, उससे क्या कहते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण ये क्या कर सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोथ कर सकती है। ग्रोथ कर, ये मान ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, तो क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण ये ऐसे करके ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। ग्रोथ हो गई आपकी। सीक्रेशन कैसे कर सकती है, मान लीजिए इसके अंदर कोई ये है, ठीक है, तो ये अपनी शेप बदल लेगी, इसके क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण शेप बदल लेगी, ऐसे करके उसे घेर लेगी, ये ऐसे करके उसे घेर लेगी, ठीक है, और इसे बाहर कर देगी। तो ये आपके हो गया सिक्रीशन हो गया यहाँ से, ठीक है। और सेल डिवीजन का क्या मतलब, क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण, जैसे ये है अपने ऐसे करके ये है, ऐसे करके ये कर लेगी, ठीक है, फिर और थोड़ा पास लाएगी, ऐसे करके पास लाएगी, और यहाँ से ये सेल डिवाइड हो जाएगी और 2 सेल बन जाएंगी। ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है। तो देखिए इंटरेक्शन क्या, जैसे अभी रुकिए आप, इंटरेक्शन की बात करोगे, जैसे आपकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरी सेल की भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्शन आपस में कर सकती है, क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। तो ये सब क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण ये सब काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन्हीं भी 2 सेलों का केमिकल और अरेंजमेंट तो लगभग सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगी, लेकिन जो केमिकल का कंपोजिशन है वो अलग अलग हो सकता है। मान ली किसी में लिपिड 50% है, प्रोटीन 40, तो किसी में हो सकता है प्रोटीन 45 हो, लिपिड आपका कितना हो 55 हो। तो ऐसे इनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लिपिड वाली लेयर है, वो सेम होगी। लेकिन ये भी बाहर हाइड्रोफिलिक नेचर है इसका, तो ये हेड बाहर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा, बाहर भी पानी अंदर भी पानी, इसलिए जो हेड है वो आपका अंदर और बाहर रहता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए अब इस लेक्चर की बात कर लें हम समरी की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। सेल के बारे में पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेल वाल कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, इन चीज़ों को पढ़ा था, जो आपके सिलेबस में बहुत ही माइन्यूट तरीके से दी हुई हैं। उन्हें हमने डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने में 1-2 साल लग जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, अगले चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपके सेल ऑर्गन दिए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका क्या दिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 15-20 मिनट का वो भी लेक्चर होगा, 25-30 मिनट तक भी जा सकता है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय।